आइए एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिवार के कार्य। अभी तक पिछले वीडियो में हमने परिवार की परिभाषा देखी, परिवार की विशेषता देखी, परिवार का वर्गीकरण के बारे में बात करी। अब इस वीडियो में उसी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें है परिवार के कार्य। परिवार के क्या कार्य होते हैं, उन कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ तक परिवार की बात है, इसके कार्य, तो परिवार चूँकि संस्थाओं में अगर देखें, परिवार का सामाजिक संस्थाओं में इसका एक अलग महत्व होता है। परिवार का हमने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि परिवार की परिभाषा में परिवार एक सामाजिक संस्था है। तो परिवार जब एक सामाजिक संस्था है और जो परिवार में रहने वाले व्यक्ति होते हैं तो उनके कुछ ऐसे परिवार के कार्य भी हैं जो समाज से रिलेटेड होते हैं, समाज से जुड़े हुए होते हैं। तो इनके कार्यों की बात अगर करें तो इनके परिवार के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य इनका जैविकी कार्य। परिवार के जैविकी कार्य इस प्रकार हैं। पहला है यौन इच्छाओं की पूर्ति करना। यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, ठीक है। देखिए, जहाँ तक परिवार के कार्य हैं तो सबसे पहला जो परिवार का मुख्य कार्य है वो क्या है? यौन इच्छाओं की पूर्ति करना। परिवार में पति पत्नी काम वासना की अपनी एक सामाजिक मान्यता के द्वारा, समाज द्वारा स्वीकृत मान्यता के अनुसार पति पत्नी आपस में एक जो उनका संबंध होता है, उस संबंध के माध्यम से जो है वो अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को कहीं न कहीं उनके मन में ये वासनामूलक विचार आते रहते हैं। और इन विचारों का जो है अगर परिवार में देखें तो परिवार में इन विचारों का जो भी मन में ऐसे विचार आते हैं, इस विचारों की पूर्ति तब होती है जब उनका वैवाहिक संबंध हो जाता है। यूँ कहें तो उनका जब विवाह करा दिया जाता है तो विवाह के फलस्वरूप वो आपस में जो संबंध बनाते हैं, यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वो सामाजिक मान्यताओं के अनुसार होता है। समाज की मान्यताओं के खिलाफ जाकर नहीं होता। तो पहला परिवार के कार्य में यौन इच्छाओं की पूर्ति। तो यहाँ पर हम देखते हैं परिवार में यौन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। परिवार में चूँकि पति पत्नी अपनी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाते और उन्हें इसकी पूर्ति के लिए भटकना भी नहीं पड़ता, इस प्रकार परिवार व्यक्तियों की यौन इच्छाओं को पूरा करने में एक स्थायी संस्था है। ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा, संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति दूसरा परिवार का जो मुख्य कार्य है वो है संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति, ठीक है। परिवार का मुख्य कार्य होता है वंश परंपरा को आगे बढ़ाना। ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वंश परंपरा को आगे बढ़ाना। और ये वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? इसके लिए परिवार में जब पति पत्नी अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं और संतान उत्पत्ति के बाद जब वो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग होने के बाद उनका स्थान उनकी संतानें ग्रहण करती हैं। और ठीक ऐसा ही धीरे धीरे ये एक सिस्टम चैनल बन जाता है और ये चैनल ऐसे ही फिर उसकी आने वाली संतान उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। तो इस तरीके से समाज की जो एक व्यवस्था बनी है, सामाजिक व्यवस्था, उस सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति जरूरी होती है। इसीलिए जो है ये कहा गया, ऋणों में भी अगर हम देखते हैं जैसे 3 ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा जो होता है वो ऋषि ऋण होता है। तो उस 3 ऋणों में एक ऋण आता है पितृ ऋण, ठीक है। एक होता है पितृ ऋण। अब इस पितृ ऋण से कैसे मुक्ति मिलेगी,
तो इस पितृ ऋण से मुक्ति के लिए संतानोत्पत्ति करना जरूरी होता है। जिस पिता के ऋण से उऋण होने के लिए व्यक्ति का जब वैवाहिक संबंध बनाया जाता है तो उसके फलस्वरूप जब वो संतान की उत्पत्ति करता है तो इस ऋण से वो मुक्त हो जाता है, और जब तक उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये उस ऋण से उऋण नहीं हो पाता। इसलिए क्योंकि अगर उसने संतान की उत्पत्ति करी तो अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का उसने कार्य किया। जो एक सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम को आगे बढ़ाने का उसने कार्य किया, तो अब उसको यही पुत्र आगे जाकर इसको तर्पण देता है। ठीक है, जो समाज की एक मान्यता है, एक परंपरा बनाई गई है कि पिता के मरने के बाद पिता की आत्मा इस संसार में भ्रमण ना करे, उसके लिए जो है तर्पण सिद्धांत आता है। तर्पण पिता को जो है तर्पण दिया जाता है बालक के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा जो है ये सारे सामाजिक कार्य जो बनाए गए हैं इसको करना पड़ता है, और ये तब करेगा जब उसकी संतान होगी और तभी उसकी वंश परंपरा भी आगे बढ़ पाएगी। तो इसलिए परिवार का एक मुख्य कार्य होता है संतान की उत्पत्ति करना। ठीक है, और जो पिता के इस उत्तरदायित्व को वही निभाएगा जो इसका वैधानिक उत्तराधिकारी होगा। समझ रहे हैं ना? तो समाज के द्वारा स्वीकृत इसका जो वैध उत्तराधिकारी होगा, पिता का जो वैध उत्तराधिकारी होता है जिसको हम क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये उसका वैध उत्तराधिकारी होता है, वही इसकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाता है। तो ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो जब भी पूछे परिवार के महत्वपूर्ण कारण में तो आप ये दूसरा बता सकते हैं। तीसरा है प्रजाति की रक्षा करना। प्रजाति की रक्षा करना, प्रजाति की रक्षा करना। ठीक है, अगला परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो परिवार का अगला कार्य होता है प्रजाति की रक्षा करना। यानी जो हमने अभी बताया कि परिवार में पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसके बाद उसका अगला पुत्र, फिर ऐसे एक जो चैनल सिस्टम बनाया गया है, तो अब इसी चैनल सिस्टम को आगे चलाने के लिए उसकी प्रजाति, उस परिवार की जो एक अलग पहचान होती है, ये पहचान उसकी बरकरार रहे, ये पहचान उसकी समाप्त ना हो। यानी उसकी प्रजाति, आने वाली जितनी भी प्रजातियाँ, उसके बाद उसका लड़का, फिर उसका लड़का, तो इस तरीके की जो एक आने वाली प्रजातियाँ हैं ये समाप्त ना होने पाए। परिवार का ये दायित्व होता है, ये परिवार का एक यूँ कहें तो उसका एक मुख्य कार्य भी होता है कि वो अपनी प्रजाति की रक्षा करे। ठीक है, तो परिवार का ये मुख्य दायित्व होता है कि अपनी परिवार का आकार बढ़ाना, वृद्धजनों की मृत्यु होने के बाद उसका स्थान अन्य संतान ग्रहण करे। तो यही है परिवार की जो है प्रजाति की रक्षा करना। इसी तरीके से परिवार की प्रजाति की रक्षा की जा सकती है। ठीक है, अपनी आने वाली प्रजातियों को विनष्ट होने से बचाना। ठीक है, तो वो कैसे बचेगी? जब परिवार उसके प्रति सजग होगा, ठीक है, सचेत रहेगा, तभी इस तरीके से जो है परिवार की प्रजाति को बचाया जा सकता है। अगला है चौथा, परिवार की प्रजाति की रक्षा के बाद अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य। परिवार का सामाजिक कार्य क्या होता है? परिवार में चूंकि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, व्यक्ति जब तक समाज में नहीं होगा, तो समाज से जब किसी व्यक्ति को अगर बहिष्कृत कर दिया जाए तो कहीं न कहीं अगर देखें तो उसकी मानसिक स्थिति विकीर्ण हो जाएगी, सोचने की क्षमता उसकी, चूँकि वो सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति समाज में ही रहेगा, तभी उसका मानसिक, शारीरिक और उसका यूँ कहें तो नैतिक उत्थान और उसका विकास होगा। अगर उसको समाज से इतर कर दिया जाएगा फिर तो उसका विकास रुक जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए व्यक्ति का सामाजिकरण करने का उत्तरदायित्व किसका होता है?
परिवार का होता है। ठीक है, परिवार में ही बच्चा जन्म लेता है और जन्म के बाद बालक अपने परिवार से ही सामाजिकरण उसका होता है। समाज के रहन सहन, खान पीन, ठीक है, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मूल्य, ठीक है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा संबंध रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। तो इस तरीके से व्यक्ति का जो है सामाजिकरण परिवार में रहकर ही किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो संयुक्त परिवार होता है, ऐसे परिवार में बच्चे का जो है सामाजिकरण एकल परिवार की अपेक्षा अच्छे ढंग से हो जाता है। ठीक है, तो सामाजिकरण व्यक्ति का कहाँ होता है? तो परिवार में रहकर ही व्यक्ति का सामाजिकरण हो सकता है। ठीक है, तो ये परिवार का अगला मुख्य कारण रहा है सामाजिकरण। फिर उसके बाद व्यक्ति का सामाजिक दुर्घटना से रक्षा। ठीक है, सामाजिक दुर्घटना से रक्षा अगला पॉइंट है हमारा, सामाजिक दुर्घटना से रक्षा, दुर्घटना से रक्षा। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट है कि सामाजिक दुर्घटना से रक्षा ये परिवार का दायित्व होता है। परिवार का ये कहें तो ये परिवार क्या करता है कि किसी भी सदस्य के अपमानित होने से समस्त परिवार जो होता है वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है। परिवार के एक व्यक्ति की बदनामी समस्त परिवार की बदनामी मानी जाती है। यूँ कहें तो समस्त परिवार की जो एक प्रतिष्ठा होती है समाज में, वो प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। ठीक है, वो प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है और उस प्रतिष्ठा को बचाने का दायित्व किसका होता है? परिवार का होता है। इसीलिए परिवार अपने हर सदस्यों को बचाने का हर संभव प्रयास करता है कि परिवार के उसके किसी भी सदस्य से ऐसी कोई गलती ना हो जिससे सामाजिक मान प्रतिष्ठा को किसी प्रकार का कोई ठेस लगे। ठीक है, वह उसकी सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, तो ये इसका एक मुख्य कारण और हो गया कार्य। अगला परिवार का अगला कार्य देखें तो परिवार का अगला कार्य क्या होता है? जीवन साथी का चुनाव। जीवन साथी का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव ये परिवार का मुख्य कार्य होता है कि वो व्यक्ति का जीवन साथी कैसा होना चाहिए। ठीक है, कैसे व्यक्ति के साथ उसका वैवाहिक संबंध रहे कि ठीक रहेगा। एक निश्चित उम्र के बाद ही लड़के और लड़कियों का विवाह करना चाहिए। ठीक है, तो और किस तरीके का व्यक्ति का जैसा रहता है ठीक उसी तरीके की कन्या के साथ उसका विवाह करना चाहिए। इस सभी को देखने का उत्तरदायित्व किसका रहता है? परिवार का होता है। ठीक है, तो जीवन साथी का चुनाव, जीवन साथी कैसा हो, परिवार के अनुरूप ऐसे व्यक्ति को उसके साथ जो है उसका वैवाहिक संबंध बनाया जाए कि जो उसके परिवार के अनुरूप हो। ये हर संभव परिवार प्रयास करता है। ठीक है, कि मेरे परिवार के हिसाब से ही जिस बहू को हम अपने परिवार में लाएं वो हमारे परिवार के हिसाब से ही हो और परिवार जैसा होगा उसी तरीके की अगर बहू रहेगी तो ठीक रहेगा। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा को किसी प्रकार का कोई आघात नहीं होगा। अदरवाइज वैसे तमाम प्रकार की समस्या आएंगी। तो ये जीवन साथी का चुनाव कैसा किया जाए, कैसा जीवन साथी हो, ये इसका चुनाव करने का दायित्व या कार्य किसका होता है? तो परिवार का ही होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य, आर्थिक कार्य परिवार का ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार के हर सदस्यों का भरण पोषण करना, धनोपार्जन करना, धनोपार्जन करना
ठीक है, धन उपार्जन करना, इन सभी का उत्तरदायित्व किसका होता है? परिवार का होता है। ठीक है, जिससे परिवार की व्यवस्था चले, परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, तो ये देखने का दायित्व किसका होता है? परिवार के मुखिया का होता है, जो परिवार को चलाता है, परिवार को आगे बढ़ाता है। तो परिवार में आर्थिक कार्य यानी परिवार का ये कार्य होता है कि वो धनों का उपार्जन करें और परिवार की जो भी आवश्यकता हैं उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये परिवार का दायित्व होता है। उत्तराधिकारी की व्यवस्था करना, ठीक है, उत्तराधिकारी की व्यवस्था करना अगला। उत्तराधिकारी की व्यवस्था करना, एक एक हेडलाइन आप इसको नोट करते जाइएगा। उत्तराधिकारी की व्यवस्था करना, परिवार का जो मुखिया होता है उसका उत्तरदायित्व होता है कि परिवार के जितने सदस्य हैं उन सदस्य में कौन सा ऐसा सदस्य है जो सबसे योग्य है, जो परिवार को आगे लेकर चल सकता है, परिवार में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इन सभी का उत्तरदायित्व किसका होता है? परिवार का होता है। ठीक है, तो उत्तराधिकारी किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो परिवार को आगे लेकर चले, इन सभी का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो परिवार के मुखिया का होता है। तो ये भी परिवार का एक मुख्य कार्य ही होता है कि उत्तराधिकारी कैसे व्यक्ति को बनाया जाए। ठीक है, संपत्ति की व्यवस्था, संपत्ति की व्यवस्था में परिवार ये देखता है कि चल और अचल संपत्ति परिवार की, ठीक है, चल और अचल संपत्ति परिवार की जो होती है उसकी देखभाल करने का दायित्व किसका होता है? परिवार का होता है। ठीक है, तो ये भी जानते रहिएगा, संपत्ति की व्यवस्था करने का दायित्व जो है वो परिवार। आइए अब अगला, संपत्ति की भावना के बाद पालन पोषण, परिवार का ही पालन पोषण की व्यवस्था। ठीक है, ये परिवार का ही कार्य होता है कि परिवार में जो भी सारे सदस्य हैं उनका सही तरीके से पालन पोषण करना, ये परिवार की नैतिक जिम्मेदारी और उनका नैतिक कार्य होता है। ठीक है, उनका सही तरीके से विकास हो परिवार के में रहने वाले बच्चों का। शिक्षा की व्यवस्था, परिवार का ये कार्य होता है कि अपने परिवार के सदस्यों की उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करें। ठीक है, तो ये भी परिवार का एक कार्य होता है कि परिवार के में जो भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, भोजन तथा वस्त्रों की व्यवस्था करना, भोजन तथा वस्त्रों की व्यवस्था करना, भोजन तथा वस्त्रों की व्यवस्था करना, वस्त्रों की व्यवस्था करना, ये भी किसका कार्य होता है? तो परिवार का ही कार्य होता है। उसको समय समय पे भोजन देना और वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? परिवार की होती है। ठीक है, ये परिवार का ही कार्य होता है। आवास की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, व्यक्ति का आवास, ठीक है, रहन सहन, इन सभी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी परिवार की होती है। ठीक है, तो ये परिवार के ऐसे कुछ कार्य हैं जिनका जो है निर्वहन परिवार को करना पड़ता है। अब आइए आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं परिवार की प्रमुख समस्या, परिवार की प्रमुख समस्या, परिवार की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है, अब उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक परिवार की प्रमुख समस्या है तो परिवार की निम्नलिखित समस्या है। तो पहली समस्या है परिवार के आकार में कमी, पहला है आकार में कमी, आकार में कमी।
परिवार के आकार में कमी का प्रमुख जो कारण है वो है देर से विवाह करना। देर से विवाह करना वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो परिवार के आकार की कमी का सबसे प्रमुख कारण होता है किसी भी बालक का देर से जो विवाह होता है वो आकार में कमी का एक प्रमुख कारण बन जाता है। ठीक है, आकार में कमी एक प्रमुख कारण होता है। दूसरा होता है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। देर से विवाह या विलंब से विवाह कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा के कारण भी जो है परिवार के आकार में कमी आ रही है और ये इसका दूसरा कारण होता है। और व्यक्तिवादी आदर्श जीवन दर्शन में परिवर्तन तथा परिवार नियोजन का कार्यक्रम की सफलता, ये भी एक कारण है। परिवार नियोजन की सफलता की, ठीक है। तो ये भी कहीं न कहीं एक कारण है परिवार के आकार में कमी का। तो 2-3 कारण ये मुख्य हैं। पहला तो विलंब से विवाह करना या देर से विवाह करना, और दूसरा हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा के कारण ही ऐसा हो रहा है कि आने वाले जो भी हमारी पीढ़ियां हैं वो देर से विवाह करती हैं, ठीक है, विलंब से। तो ये संतानोत्पत्ति में कहीं न कहीं दिक्कत आती है, समस्या आती है। उसके बाद एक परिवार नियोजन, ये भी परिवार के आकार में कमी का एक कारण हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण परिवार का जो आकार है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ये परिवार की एक प्रमुख समस्या है। दूसरा जो है व्यक्तिवादिता का उदय। व्यक्तिवादिता का उदय, ठीक है। दूसरा जो परिवार की प्रमुख समस्या का जो दूसरा कारण है वो व्यक्तिवादिता का उदय होना, ये एक प्रमुख कारण है। जहाँ तक व्यक्तिवादिता की बात है तो पहले परिवार के सदस्य अपने पारस्परिक हित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते थे, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है ये समाज जो है परिवर्तित होता जा रहा है और इस समय जो है व्यक्ति पूरे समाज के हित की बात नहीं सोचता, जो है वो व्यक्तिवादिता एकल अपने बारे में सिर्फ सोचता है, अपने विकास के बारे में सोचता है, पूरे परिवार को लेके चलने के बारे में वो नहीं सोचता। और यही परिवार की एक प्रमुख समस्या हो गई है, ठीक है। तो ये भी परिवार की एक प्रमुख समस्या है, व्यक्तिवादिता, ठीक है। तो व्यक्तिवादिता ये परिवार की एक समस्या हो रही है। स्त्रियों को भी राजनीतिक अधिकार मिल जाने के कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन आ गया है। अब स्त्रियां घर से बाहर निकलने लगी हैं, धार्मिक संस्कार में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। व्यक्तिवादिता का प्रभाव एकल ज़्यादा होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो है परिवार की एक प्रमुख समस्या के रूप में जो है सामने आ रहा है। विवाह संस्था में परिवर्तन, अगला जो कारण है वो है विवाह संस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो परिवार की एक ये भी विवाह संस्था में परिवर्तन, ये भी परिवार में एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है। पहले हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता था, इसे आजीवन पवित्र बंधन के रूप में माना जाता था। इसमें इसी कारण विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं होती थी। परंतु विवाह का यह आदर्श अब बदलता जा रहा है। माता पिता के द्वारा स्वीकृत विवाह के स्थान पर अब धीरे धीरे जो है प्रेम विवाह का चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं विवाह संस्था के रूप में ये परिवर्तित होता जा रहा है, इसको देख रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की समस्या हो रही है
चूँकि हम विवाह को संस्कार मानते थे, जन्म जन्मों का एक संबंध मानते थे, जिसके साथ हमारा विवाह हो जाता था उसको इस जन्म में नहीं, उसको 7 जन्मों का संबंध मान के उसका निर्वहन किया जाता था। लेकिन कहीं न कहीं जो है अब इसमें जो है विघटन के लक्षण दिखाई देने लगे हैं और प्रेम विवाह जब से जो है ये बाह्य आकर्षण से प्रेरित होकर ये किया जाने वाला विवाह, इसकी तरफ जो है आने वाली पीढ़ियों का झुकाव धीरे धीरे ज़्यादा होता जा रहा है और इसीलिए जो है इसमें कहीं न कहीं अब वर्तमान समय में समस्या देखने को मिल रहा है। नव युवक युवतियाँ स्वतः अपनी इच्छा से विवाह करने लगे हैं। अब यौन संबंधों में भी अधिक स्वतंत्रता हो गई है। आजीवन अटूट बंधन का आदर्श भी धीरे धीरे अब समाप्त होता जा रहा है, जबकि हम अदालतों में विवाह विच्छेद की दरें बढ़ते हुए देख रहे हैं। परिवार के लिए ये एक प्रकार की वर्तमान समय में सबसे जटिल समस्या हो गई है। और अगली समस्या जो है वो महिलाओं द्वारा नौकरी करना। अगली परिवार की प्रमुख समस्या महिलाओं द्वारा नौकरी करना। महिलाओं द्वारा नौकरी करना, नौकरी करना, ठीक है, ये भी परिवार की एक प्रमुख समस्या हो गई है। कुछ समय पूर्व तक केवल पुरुष नौकरी किया करते थे, पारिवारिक कार्य महिलाएं किया करती थीं। इनमें बालकों का लालन पालन, उसका पोषण करना, उसकी प्रारंभिक शिक्षा, खाना पकाना, परिवार की देखभाल करना, अतिथि सत्कार करना, ये आदि कार्य जो है महिलाओं के हुआ करते थे। चूँकि महिलाएं घर के अंदर रहा करती थीं, अब ये कार्य सफलतापूर्वक चलते रहते थे। महिलाओं की स्थिति तथा कार्य में कोई टकराव नहीं होता था। परिवार में उन्हें क्या भूमिका निभानी है, उनको किस तरीके का परिवार को चलाना है, इन सभी का उत्तरदायित्व जो है महिलाओं का हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, तो जब महिलाएं वर्तमान समय में नौकरी करने लगी हैं तो इसलिए एक ज़्यादा समय वो घर से बाहर रह रही हैं। तो ज़्यादा समय उनको घर से बाहर रहने के कारण ही बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे उस तरीके से प्रारंभिक समय में जिस तरीके से महिलाएं बच्चों को ट्रीट किया करती थी, उनकी देखभाल करती थी, उस तरीके से उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है और वो बच्चे को उतना समय नहीं दे पा रही हैं, उनकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। और आने के बाद वो जब नौकरी करने के लिए बाहर जाती हैं तो दिन भर की थकान के बाद जब वो वापस आती हैं तो उस तरीके से बच्चों को और परिवार को देख नहीं पाती। तो ये भी एक प्रकार की समस्या आ रही है, ठीक है, क्योंकि महिलाएं जो है घर का आदर्श हुआ करती थी और यही परिवार को आगे चलाती थी। परिवार में इनका एक अहम रोल हुआ करता था और कहीं न कहीं धीरे धीरे जो है ये परिवार में जब ये समय कम दे पा रही हैं, यही परिवार की एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। क्योंकि जो भी परिवार का में अन्य सदस्य हैं उनको उनकी ठीक से देखभाल नहीं हो पाती हैं, ठीक है, और एक अनुशासन जो होना चाहिए वो धीरे धीरे जो है समाप्त होता जा रहा है परिवार में। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है। अगला है बालकों का पालन पोषण। बालकों का पालन पोषण, बालकों का पालन पोषण, ठीक है। बालकों का पालन पोषण की अगर बात की जाए तो बालकों के पालन पोषण में जो है अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि महिलाएं जब चार दीवारी के अंदर रहा करती थीं तो वो घर में बालकों को अच्छे तरीके से देख पाती थीं, लेकिन जब वे बाहर निकलकर नौकरी करने लगी तो इस कारण अब बालकों के समक्ष ये समस्या आ जाती है। स्कूल के लौटने के पश्चात उन्हें नाश्ता कौन देगा और उनसे देर तक बातें कौन करेगा, उनकी जो भी पर्सनल समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में कौन उनसे पूछेगा। तो ये सब कहीं न कहीं जो है एक समस्या आ रही है। बालकों का सही तरीके से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, ये भी परिवार की एक प्रमुख ऐसी समस्या हो रही है, ठीक है। तो ये परिवार की कुछ ऐसी समस्या है जो परिवार को धीरे धीरे जो है एक समस्या परिवार को धीरे धीरे जो है ये एक आगे चल के जब हम विघटन की बात करेंगे तो वो परिवार का कहीं न कहीं एक विघटन का कारण भी हो जा रहा है। परिवार के कार्यों में परिवर्तन, परिवार के अगला जो है परिवार के कार्यों में परिवर्तन, परिवार के कार्यों में परिवर्तन, कार्यों में परिवर्तन,
ठीक है। परिवार के कार्यों में प्रत्येक जो परिवार का सदस्य होता है उनके कार्यों में परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवार की सभी आवश्यकताएं परिवार के सदस्य द्वारा ही पूरा की जाती हैं। घर में खाना बनाना, घर में गेहूँ पीसा जाना, घर में कपड़े सिलने धुलने, घर में साबुन बनता था, घर पर ही दूध घी आदि की व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है। तो धीरे धीरे जो है ये कहीं न कहीं जो है ये अब बदलता जा रहा है। तो ये भी परिवार के लिए एक समस्या का कारण बनता जा रहा है। तो अब कहीं न कहीं परिवार का जो पहले का कार्य हुआ करता था उन कार्यों में भी अब हम परिवर्तन देख रहे हैं। ठीक है। और ये परिवार के पतन के एक प्रमुख समस्या बन गई है। अगला है पति पत्नी के संबंध में परिवर्तन। पति पत्नी के संबंध में परिवर्तन। पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन। संबंधों में परिवर्तन। पति पत्नी के अब संबंधों में भी परिवर्तन के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। पति अलग होता है, पत्नी अलग, क्योंकि जब दोनों नौकरी करने लगते हैं तो इस कारण जो है पति पत्नी का उतना ज़्यादा मेल नहीं हो पाता। दिन भर पति नौकरी पे रहता है, पत्नी भी नौकरी पे रहती है। दोनों जब शाम को आते हैं तो शाम को दोनों थके रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पाते और कहीं न कहीं जो है ये उनके संबंधों पर एक गलत प्रभाव डाल रहा है और इसी के कारण जो है परिवार के लिए एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। तो ये सारी ऐसी कुछ समस्याएं हैं परिवार के लिए जिनके बारे में हमने आपसे बात की। अब आगे देखते हैं परिवार। तो ये कुछ ऐसे परिवार की समस्या थी जिनके बारे में हमने बात की। तो अब आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।